नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। और खास पेशकश में सबसे पहले हम बड़ी खबर की बात करेंगे। आपको बता दें, आपदा की बात हम जनता के साथ। दरअसल केरल के वायनाड जिले में विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचा रखी है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक वायनाड जिला प्रशासन के अनुसार त्रासदी में अब तक अगर मृतकों के आंकड़े की अगर बात करें, मौतों के आंकड़े की अगर बात करें तो 300 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। ताजा अपडेट के अनुसार 291 लोगों की इस त्रासदी में मौत हो चुकी है, जबकि करीब 200 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। यह आंकड़ा अभी और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है। वहीं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सेना का एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना का राहत बचाव कार्य जारी है। हादसे का जायजा लेने नेता विपक्ष और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी अपनी बहन और पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वायनाड के आपको बता दें मेपाडी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। दोनों नेताओं ने भूस्खलन के पीड़ितों से मुलाकात की। वायनाड में 30 जुलाई को हुए भूस्खलन में अब तक 173 से ज्यादा मौत हुई। हालांकि अब यह आंकड़ा बढ़ चुका है। आपको बता दें लगभग 300 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। एनडीआरएफ के डीजी पीयूष आनंद ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं। हमारी 4 टीमें वहां मौजूद हैं। हमने रस्सी बचाव तकनीकी का उपयोग करके लोगों को बचाया है। भारतीय सेना और वायुसेना भी वहां मौजूद है। आपको बता दें कि भारतीय सेना वहां बेली ब्रिज बनाने की कोशिश कर रही है। वायुसेना ने कई लोगों को बचाया है और उन्होंने फंसे हुए लोगों तक खाने का सामान भी पहुंचाया है। तो वायनाड में ये बड़ी त्रासदी देखने को मिली है। आपको बता दें भूस्खलन में जहां सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी लापता हैं, वहां मौतों की अगर आंकड़े की बात करें तो 300 के पार यह आंकड़ा लगभग पहुंच चुका है। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है और सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट की जो सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस, सभी राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं और लगातार राहत बचाव का जो कार्य है वो चल रहा है। जिन लोगों को बचाया जा सका है और बहुत लोग जो अभी भी फंसे हुए हैं उन तक जो भोजन और जरूरी जो सामान है वो पहुंचाया गया है और लगातार तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करके उन लोगों को बचाने का प्रयास अभी भी जारी है। तो इस बीच मौसम भी बाधा बन रहा है। मौसम लगातार बारिश होने से लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। बचाव कार्य जो चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, उसमें भी तमाम बाधाएं पैदा हो रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सुचारू रूप से जो है वो हो नहीं पा रहा है। हालांकि सेना का लगातार प्रयास जारी है। वैकल्पिक पुल, वैकल्पिक रास्ते और तमाम तकनीकी के माध्यम से जो वैकल्पिक मार्ग बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी जो फंसे हुए लोग उनको बचाया जा सके, उन तक राहत पहुंचाई जा सके। वायुसेना के डीजी ने भी इस बारे में जानकारी दी। तो भूस्खलन ने वायनाड में तबाही मचा रखी है। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक भूस्खलन की घटनाएं वायनाड में घटित हुई, उसके बाद लोगों की लगातार जाने गई। इस दौरान अभी 200 का जो लगभग 200 लोगों का आंकड़ा ऐसा है जो लोग गायब हैं, उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो हैं कहाँ, जीवित हैं या उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि बहुत लोगों को बचाया जा चुका है। हजारों की संख्या में ये संख्या है जिनको अब तक बचाया जा चुका है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के द्वारा हजारों लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी ये रेस्क्यू जारी है। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट में जल भराव की। दरअसल दिल्ली में भारी बारिश के बाद संसद भवन में भी जल भराव देखने को मिला है। मूसलाधार बारिश के चलते नई संसद की छत से पानी टपकने लगा। विपक्षी दलों ने इस मौके को दबोच लिया और इसे लेकर सरकार पर खूब तंज कसा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने गुरुवार को लोकसभा में नए संसद भवन की छत टपकने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए उन्होंने फिर एक खत लिखा। अपने लेटर में मणिकम टैगोर ने लिखा कि मैं बुधवार को हुई भारी बारिश के बाद चिंताओं को बता रहा हूं। कल बारिश के बाद संसद भवन के लॉबी में पानी का रिसाव हुआ और कई जगह जल भराव भी हुआ।
जिस रास्ते से राष्ट्रपति नए संसद भवन में प्रवेश करते थे वहीं पर यह दिक्कत हुई। यह घटना इमारत में मौजूद दिक्कतों को उजागर करती है, जबकि इसे बने अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं। वहीं नई संसद भवन की छत से बारिश के दौरान पानी टपकने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी जमकर तंज कसा। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने इसका एक वीडियो जो है वो शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। तो आपको बता दें कि ये जबरदस्त तंज कसा है अखिलेश यादव ने सरकार पर, और सवाल उठाए हैं कि जिस तरीके से अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं नई संसद भवन के बने हुए, और ऐसे में अब पहली बारिश जो है ये संसद भवन के लिए, ये पहली बारिश है नई संसद के लिए, और पहली बारिश में जिस तरीके से संसद भवन परिसर में जल भरा हुआ है, और उसके बाद कहीं रिसाव भी, कई जगह रिसाव की भी खबरें सामने आई हैं। तो उसके बाद अब एक तरफ जहां कांग्रेस ने तंज कसा है सरकार पर, इस नई संसद के निर्माण पर सवाल उठाए हैं, वहीं अखिलेश यादव ने भी इसका वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा है और निर्माण पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुरानी संसद को याद करते हुए अपनी बात दोहराई। जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर नया नामी गामी पार्लियामेंट बनाया गया था, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसका उद्घाटन हुआ था, जिस तरीके से एमपीज़ के लिए फ्री नेचुरल स्विमिंग पूल की सुविधा प्राप्त करवाई है, उसके बारे में तो देश भर में चर्चा होनी ही चाहिए। जैसे ही निकले थे हम, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। तो अगर नेशनल पार्लियामेंट जो देश की आन बान शान होनी चाहिए उसमें पानी भर सकता है, तो मैं दिल्ली की जनता का दुख और दर्द समझ सकती हूँ। ने अपनी बात रखी। आपको बता दें, शिवसेना नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नई संसद भवन के महज बनने के महज कुछ दिन के बाद ये बारिश का जो पहला दौर है और उसमें पहली बारिश में ही जलभराव देखने को मिला है। तो उन्होंने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब संसद भवन का ये हाल है तो दिल्ली के जनता का हम दर्द समझ सकते हैं। तो कांग्रेस और सपा के बाद शिवसेना जो उद्धव गुट की नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी इस पर सवाल दागे हैं। और अब हम बात करेंगे हाईकोर्ट का झटका मामला अटका। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को खारिज करने की जो है मांग की थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। जबकि हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के सिविल वाद शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का निर्माण पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए ये याचिकाएं दायर की गई थी। दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद इसका निर्माण किया गया था, इसलिए उस विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार है। वहीं आपको बता दें, वादियों की जो विधिक हैसियत पर सवाल खड़े करते हुए मुस्लिम पक्ष का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट शाही ईदगाह कमेटी के बीच कोई विवाद अभी तक नहीं है, लेकिन ये जो वाद जो दायर करने वाले हैं इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो लगातार ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। शाही ईदगाह का ये जो मामला, कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का ये मामला है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और जो वाद दायर किया गया है उस पहले हिंदू पक्ष की याचिका हिंदू पक्ष ने दायर की और उस याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने रोक लगाने की बात कही। हर साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल्ड सुनवाई हुई है। और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम
जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। आपका ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है, और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने याचिकाएं जो दायर की थी कि उनको पूजा का अधिकार मिले, उनको भूमि का अधिकार मिले, उस भूमि पर जिस पर विवाद है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका को खारिज करने के लिए अगली याचिका दायर की, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और अब हम बात करते हैं अगली अहम खबर की। भारी नुकसान, भारी रेड अलर्ट जारी। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। आनी के निरमंड में 2 जगह, कुल्लू के मलाड़ा और मंडी जिले के थलटू खोड़, लाहौल के जहलमा व चंबा जिले में बादल फटे हैं। आपको बता दें कि बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बादल फटने से 50 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 4 शव जो हैं वो भी बरामद किए गए। इनमें से 2 थलाड़ू खोड़ व 2 बागीपुल क्षेत्र से ये शव बरामद हुए हैं। बादल फटने से करीब 4 पुल व 15 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मंडी जिले में 35 लोग सुरक्षित बचाए जा चुके हैं, उनका रेस्क्यू किया गया है। वहीं बादल फटने की घटना के बाद मंडी के पधर के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए। डीसी ने आदेश जारी किए हैं। कुल्लू में भी सभी शिक्षण संस्थानों को 2 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि यहाँ मकान ढहने की भी सूचना है। सड़क संपर्क भी हर तरफ ठप नजर आया, जिस क्षेत्र में ये तबाही हुई है। पंचायत प्रधान कालीराम ने बताया कि तेरंग और राजबन गांव में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। घटना में कई लोग लापता हैं। 3 घर बहने की भी सूचना है। आपको बता दें, थलटू खोड़ में बादल फटने की घटना में 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 2 शव बरामद किए जा चुके हैं। मंडी जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा है। मौके पर मौजूद स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। सड़कें और रास्ते टूटने के कारण घटना स्थल तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। और हिमाचल से हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, हिमाचल में एक बार फिर से तबाही का दौर शुरू हुआ है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पे? देखिए, बिल्कुल बारिश के चलते सरकार जो हिमाचल प्रदेश में अलर्ट पे दिया। जिस तरह से मंडी की बात करें, कुल्लू की बात करें, शिमला की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं बादल फटा है। बादल फटने की वजह से जो कह लीजिए जान माल की हानि हुई है। 3 से 4 मौतें जो डिक्लेयर अभी बात फाइनल हो चुकी है कि भाई सरकार ने बता दिया कि हाँ 3 से 4 मौतें जो है बादल फटने की वजह से हुई है। और काफी लोग सैकड़ों की संख्या में लोग कह दी पानी में बहे हैं और अभी तक कुछ उनका पता नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बादल फटने की वजह कह लीजिए, भारी बारिश की वजह से कह लीजिए, भूस्खलन की वजह से तो हिमाचल के अंदर तबाही का मंजर हमें पिछले 2 दिनों में देखने को मिला है। और आगे भी मौसम विभाग ने अलर्ट किया कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो बारिश है, तेज बारिश है, मूसलाधार बारिश है, हिमाचल को और भी क्षति पहुंचाने वाली है। जी विनोद जी, अगर बात की जाए हिमाचल की, तो हिमाचल ने पिछले साल की अगर बात की जाए, पिछले साल तबाही का दौर हिमाचल ने देखा और इस बार फिर से हिमाचल में तबाही का दौर शुरू हो चुका है। प्रशासन ने कितनी तैयारियां कर रखी हैं, पहले से कितनी तैयारियां हैं ताकि उस तरीके का जो मंजर पिछले साल भयावह मंजर देखने को मिला वो स्थिति ना पैदा हो? तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिली थी। अब चूंकि ये व्यापक तौर पर ये अभी इस तरीके की घटनाएं हालांकि हिमाचल में नहीं देखने को मिली, लेकिन छिटपुट घटना के साथ इस बार अब ये बड़ी घटना सामने आई है। तो प्रशासन की अगर बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्थाएं, तैयारियां की गई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो एनडीआरएफ के डीआईजी है मोहिनी साहिबी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बादल फटने की जो घटना है उसको लेकर जो है सरकार बड़े अलर्ट पे है और 14 टीमें जो है एनडीआरएफ की टीमें हिमाचल में तैनात की गई है। हाँ, पिछले साल भी बहुत बड़ी घटना जो हिमाचल को देखने को मिली थी, कुल्लू मनाली हाईवे की बात करें, जो पिछली बार
साल भी टूटा था और इस बार भी जो है चंडीगढ़ में मनाली हाईवे पर बिल्कुल बंद है। तो कहीं ना कहीं हर साल पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तो टूटा ही है, हर साल जो है हिमाचल के अंदर हमें तबाही देखने को मिल रही है और सरकारें जो है बिल्कुल अलर्ट पे भी, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लीजिए या राज्य सरकार की बात कर लीजिए, दोनों अलग अलग सरकार है, परंतु फिर भी केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से हिमाचल के साथ में खड़ी है और हर तरह की सुविधा और मदद जो है देने को तैयार है। अभी अब जो बात कर ले, रामपुर जो है कुल्लू के अंदर जो बादल फटा था वहाँ 6 लोग कैदी बचा लिए गए थे और 3 लोग जो अकेले सिर्फ कुल्लू के अंदर मृत्यु हुई थी, 52 लोग वहां तक लापता हुए थे। तो कहीं ना कहीं सरकारें अलर्ट पे है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो चाहे वहाँ के लोकल प्रशासन हो। जी निश्चित रूप से विनोद गुप्ता जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई लोगों के अभी तक लापता होने की खबर है, जबकि लगभग 400 बरामद हुए हैं। तो अब बात करेंगे अगली खबर की, देवभूमि में आफत की बारिश, लेकिन दिखाएंगे इसको एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे देवभूमि में आफत की बारिश। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने की घटना से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 10 लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। वहीं बादल फटने से केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई श्रद्धालु फंस चुके हैं। प्रदेश के मुखिया सीएम धामी अलर्ट दिखे हैं, तो अधिकारी भी सतर्क नजर बनाए हुए हैं। केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं तक रात में राहत सामग्री पहुंचाई गई। वहीं सीएम धामी सुबह से ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों का हवाई एवं स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं ने सीएम धामी को अपने बीच पाया तो राहत की सांस ली। संसद में फंसे होने के बावजूद, आपको बता दें, संकट में फंसे होने के बावजूद भी श्रद्धालु सीएम धामी के कार्यों की सराहना करते नजर आए। सीएम ने भी सभी यात्रियों से उनका हाल चाल जाना और आश्वस्त भी किया। उन्हें सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। उन्होंने ये बात कहते हुए आपको बता दें यात्रियों को और श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया। कल रात से भारी बरसात से बहुत स्थानों पर जनहानि हुई है और सब मिलाकर प्रदेश में 10 लोग जो है इस भारी बरसात में भूस्खलन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हुई है और जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है। उन सभी को रिस्टोर करने के लिए, और चूंकि 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है, 4 धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है, या जहां पर भी ऐसे स्थान है, असुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। इस के मुखिया सीएम धामी ने आश्वस्त किया श्रद्धालुओं को कि प्रदेश के मुखिया उनके साथ हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि राम गोपाल हमारे संवाददाता लक्सर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम गोपाल, उत्तराखंड में तबाही का दौर जारी है, जगह जगह बादल फटने, भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? केदारनाथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान फंसते नजर आए और मुख्यमंत्री भी हालांकि एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, केदारनाथ में जिस तरीके से 4 धाम यात्रा चल रही है और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो पहाड़ खिसकने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है और कई लोगों के फंसने की खबर भी आई है। हालांकि सोनप्रयाग की बात कर लें या फिर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है मनोज, तो इसी के चलते लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बाधित हो रहे हैं। यात्राओं में कठिनाइयों का सामना जरूर आ रहा है और कई जगह ऐसी हैं जहां से यानी कि जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दिया है। कहीं घर जो है खिसक गए हैं,
पहाड़ फिसल रहे हैं, जिसके कारण से मलबे में दबे होने की इस तरह की खबर भी आ रही है। हालांकि जो कहने भाई प्रदेश सरकार है वो गंभीर नजर जरूर आ रही है। आज आईटीबीपी की बात कर ले या फिर तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की बात कर ले, तमाम टीमों को जो है निर्देशित किया गया है अलर्ट पर रहने के लिए, और यानी कि राहत बचाव कार्य भी जो है चल रहा है। इसी के चलते जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है मनोज, और यानी कि मैदानी इलाकों में उनका असर जो है, यानी कि जो जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है तो मैदानी इलाकों में भी ये असर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार गंगा नदी हो या फिर सोलानी नदी हो, उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं वार्निंग लेवल से अधिक जो है गंगा और सोलानी नदी जो है बह रही है, और जिससे जो मैदानी इलाके हैं कहीं ना कहीं वहां पर भी खतरा बढ़ गया है। हालांकि जो निचले इलाके हैं वहां पर भी बाढ़ जो क्या बनाई गई है। निश्चित रूप से प्रशासन अलर्ट पर है। रामगोपाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, केदारनाथ में श्रद्धालुओं की जो रात कटी है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। अंकित काला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे कि वहां कैसे हालात हैं, देहरादून में कैसी स्थितियां बनी हुई। अंकित, जिस तरीके से उत्तराखंड में तबाही का दौर जारी है, केदारनाथ की घटना सर्वविदित है। केदारनाथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंसे नजर आए, मुख्यमंत्री भी एक्टिव नजर आए। श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उन तक पहुंच रही है, सबको राहत बचाव कार्य उपलब्ध होगा और सबको बचाया जाएगा, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा। देखिए, कल जिस तरीके से भयावह बारिश के कहर का एक मंजर देखने को मिला है, पूरे उत्तराखंड में इस समय भारी तबाही देखने को मिली है, और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ इस घटना का अधिकारियों के साथ जायजा लिया है, बल्कि खुद घटनास्थल पर पहुंच करके प्रभावितों से मुलाकात करी है और हर संभव मदद का उन्हें आश्वासन भी दिया है। इसके अलावा अधिकारियों को जो बंद पड़े हुए मार्ग हैं उनको जल्द से जल्द खोलने के लिए कहा है। इसके अलावा जो प्रभावित है उनको खाद्यान्न की कोई दिक्कत ना हो, इसके अलावा उनके रहने को लेकर के कोई परेशानी ना हो, इसके निर्देश भी दिए गए हैं। जहाँ तक उत्तराखंड की बात करें तो इस आफत की बारिश की वजह से कल जो घटना हुई है इसमें करीबन 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मार्ग बाधित होने से कई 100 लोग जो हैं वो इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं मनोज, उनको इस काम में लगाया गया है। निश्चित रूप से अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, तमाम व्यवस्थाएं हालांकि प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं, मुख्यमंत्री भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लोगों से वो लगातार हालचाल जान रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। तो लगातार उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी है और सड़कों से संपर्क टूटता नजर आ रहा है, और चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड में चल रही है, जिससे तमाम दिक्कतें हो रही है। अब बात करेंगे विरोध और आक्रोश, बच्चों में जोश। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को हुए दर्दनाक हादसे के बाद एमसीडी ने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत नालों की सफाई की जा रही है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को भी यहां पर पानी 2 से 3 फीट ऊपर आ गया था बारिश के बाद। घटना से आक्रोशित छात्र बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। घटना को लेकर नेता और अधिकारी छात्रों से बात करने आए, लेकिन छात्रों ने उन्हें भी गो बैक गो के नारे के साथ उन्हें वापस भेज दिया। आपको बता दें कि 2 घंटे की बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाका फिर से जलमग्न हो गया। 3 छात्रों की मौत के 5 दिन बाद भी हालत जस के तस हालात बने हुए हैं, कुछ भी उसमें बदलाव होता नजर नहीं आया। तेज बारिश में भी दिल्ली सरकार और एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शनकारी छात्रों की भूख हड़ताल जारी रही। वह हादसे में जान गंवाने वाले अपने साथियों के लिए न्याय की मांग को लेकर बैठे दिखे हैं। इतनी बारिश ने भी उनका हौसला नहीं टूटा है। समस्या भी गंभीरता को समझते हुए दिल्ली के लोगों का सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।